अभी तक हमने ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के दो पार्ट हमने देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा जितना भी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन और ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद हमने पार्ट 2 में दो एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट या उसके पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में हमने देखा, जिसमें था एक मेन था क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा जो था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन दोनों के अलावे जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या प्रोग्राम हैं उनके बारे में अब इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे अर्थ समिट या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CBD जिसको कहेंगे। ऑब्जेक्टिव और ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा रामसर कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये सब के बारे में अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें जो था ये सेकंड बुलेट पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बुलेट पॉइंट में दो हमने कर लिया था और बाकी जो बचा हुआ है जैसे मॉन्ट्रियल और क्योटो कर लिया था, ये पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 में हम यहाँ तक करेंगे। इसके बाद जो पार्ट 4 होगा उसमें इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे। तो ये था, ये दोनों हमने कर लिया है ऑलरेडी, मॉन्ट्रियल और क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो है वो अब अर्थ समिट, UNFCCC और इसके बाद ये चीजें हम अभी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं अर्थ समिट की, जो कि पृथ्वी सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन इसको हिंदी में कहते हैं। तो अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हिंदी में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। मतलब किसी भी तरह का जो सम्मेलन हो रहा है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मेन आउटकम यही है अर्थ समिट का। तो इट वॉज हेल्ड इन रियो, ब्राजील में, इसीलिए इसको जो है वो कहते हैं हम रियो समिट भी। और ये हुआ था 3rd to 14th जून 1992। तो इट वॉज अ 12-day कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या बातचीत हुई? तो इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है डिटेल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हो, लेकिन हम साथ में आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनका भी ध्यान रखेंगे। तो उस तरह का एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट का उसी तरह से उपयोग करेंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। तो इस पृथ्वी सम्मेलन का या जो अर्थ समिट हुआ उसका मेन आउटकम था एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और थर्ड जो था वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल था। हालांकि इनके बारे में याद रखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए इतना भी काफ़ी है, बट याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो एजेंडा 21 क्या था? एक्चुअली इट वाज एन ब्लूप्रिंट फॉर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। एक तरह से 21वीं शताब्दी के लिए, 21 मीन्स 21वीं शताब्दी के लिए इसमें जो है एक एक्शन प्लान था जो कि नॉन बाइंडिंग था, कि क्या करना चाहिए हमें जिससे कि सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। और उसी तरह से रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी तो सबके प्रिंसिपल, सबका एक पॉलिसी, सबके एक अलग अलग जो है वो बने कि किस तरह से टारगेट अचीव किया जाए, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड फॉरेस्ट प्रिंसिपल। साथ ही अर्थ समिट के समय यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें दो कन्वेंशन भी हुआ। जैसे एक जो है वो एग्रीमेंट, दो एग्रीमेंट जो इम्पोर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब यदि तुमने साइन किया तो तुम्हें करना है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों भी इसी में सम्मेलन का सम्मेलन में सिग्नेचर के लिए रखा गया। तो इसमें से अब जो है वो पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी हमने बात कर लिया अर्थ समिट का। अर्थ समिट के बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका लोगो है। फुल फॉर्म जनरली एग्जामिनेशन में आता रहता है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पूरा नाम लिखना है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम से ही क्लियर है कि ये कन्वेंशन जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इट वाज एन आउटकम ऑफ 92 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अभी हमने पहले देखा अर्थ समिट का आउटकम था। एंड एट द अर्थ समिट इन रियो ब्राजील। तो इट वाज एडॉप्टेड ऑन 9th May 92। ईयर आपको याद रखना है 92 में। एंड देन इट एंटर्ड इनटू द फोर्स इन 1993।
4। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नाम पूरा याद रखना है। तो क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कन्वेंशन था, उसका क्या मेन आउटकम था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को उस स्तर पर स्थिर करना था जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर at a level that would prevent the adverse impact of global warming and climate change। नेक्स्ट जो कन्वेंशन था वो था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी अभी देखा आपने कि ये भी अर्थ समिट में ही ये भी कन्वेंशन सिग्नेचर के लिए रखा गया था। तो इस कन्वेंशन का मेन जो पॉइंट था कि ये जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और अकरेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैव विविधता, अलग अलग तरह के जीवों का इस पूरे ब्रह्मांड में पाया जाना जैव विविधता कहलाएगा। तो उसी से रिलेटेड जो है ये कन्वेंशन था। तो ये भी एक मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल ट्रीटी था और ये जो है इट केम इनटू फोर्स इन 1993। 92 में ये सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया, रखा गया, और 93 में ये जो है वो प्रभाव में आया। तो इसी के उपलक्ष्य में हम 22 मई यानी 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट होगा कि 22 में इज सेलिब्रेटेड एंड वर्ल्ड बायोलॉजिकल या इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि टू प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी इश्यूज एंड अवेयरनेस अमंग। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मेन 3 गोल थे। तो इसका मुख्य जो है वो 3 लक्ष्य था जिसको कि पूरा करना था। तो पहला लक्ष्य ये था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के विभिन्न जितने भी उनके कंपोनेंट हैं उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षित रखना, साथ में उनका जो है सतत उपयोग करना, सस्टेनेबल यूज करना ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और तीसरा था कि बराबरी का शेयरिंग, बराबर शेयर करना जो भी उससे फायदा उपलब्ध हो रहा है, यानी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये 3 जो है मेन गोल है, इसको याद रखना होगा यदि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट इज कंजर्वेशन, सेकंड इज सस्टेनेबल यूज एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। उसके बाद हम बात करते हैं अब रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन का देखो ये लोगो है इंटरनेशनल लेवल पे। रामसर एक्चुअली जो है वो एक सिटी है ईरान में, जहां पर ये कन्वेंशन फर्स्ट साइन किया गया 1971 में, 1971 में। तो इट वाज साइन इन 1971 बट इट केम इनटू फोर्स इन 1975। काफी समय लग गया। उसी तरह से जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं हम 2 फरवरी को, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेटलैंड जैसा इस तरह का एरिया को वेटलैंड कहते हैं। अभी हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन की वो होता क्या है। तो रामसर कन्वेंशन, इसको ये भी कहते हैं कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको कहते हैं। तो एक तरह का ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। किससे संबंधित? कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसका सतत उपयोग के बारे में यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है कि किसी भी वेटलैंड का, किसी भी आर्द्र भूमि का किस तरह से संरक्षण करें, किस तरह से उपयोग करें कि वो संरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो रामसर कन्वेंशन में ये बात है अंडर आर्टिकल 1.1, ये नो नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। लेकिन उसमें जो डिफाइन किया गया है वेटलैंड को, वो ऐसे किया गया है कि वेटलैंड आर डिफाइंड एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। तो वाटर में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, इट में भी परमानेंट और टेम्पोररी, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश और साल्ट, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर, समुद्र का पानी भी इंक्लूड हो सकता है, बट देयर इज ए कंडीशन दैट द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में कि आर्द्र भूमि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वैसा एरिया जो कि दलदली भूमि, पीटलैंड या जल क्षेत्र, वो चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें पानी या तो बहता रहता हो या स्थिर हो, ताजा पानी हो या खारा या नमकीन हो, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र भी शामिल होते हैं, लेकिन उनकी गहराई
कम ज्वार पर मतलब लो टाइड पर 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तब इसी तरह के भूमि को हम वेटलैंड कहेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन का, यानी कि रासायनिक हथियारों से संबंधित ये कन्वेंशन है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही ऑर्गेनाइजेशन है, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, द मेन एम ऑफ द दिस कन्वेंशन इज टू एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बाय प्रोहिबिटिंग द डेवलपमेंट, उसका विकास, उसके प्रोडक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन, ट्रांसफर और यूज ऑफ एनी केमिकल वेपन्स बाय द स्टेट पार्टी। यानी किसी भी, इसका मेन उद्देश्य यही है कि सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, भंडारण या अधिग्रहण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को खत्म करना है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में कहाँ हो रहा है? तुमने यूक्रेन या रसिया के बारे में देख लो, तो वहाँ भी इस तरह से, चाहे इसराइल का देखो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, तो जनरली इसके बारे में चलो ये बाद में डिटेल बात करेंगे इसमें। तो ये है केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो इसका मेन एम वही है कि एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज रिलेटेड टू द केमिकल वेपन कन्वेंशन। अब उसी में जो सबसे लास्ट एक और आ रहा है वो है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये है इसका पूरा नाम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये लोगो है। तो ये जो है ये 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम is a program of the United Nations that coordinate the organization's environmental activity and it assist developing country, जो खास करके विकासशील देश हैं, in implementing the environmentally sound policy and practice। अर्थात environmental जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है कि यह पर्यावरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करता है और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में मदद करता है। तो मेन यही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये है CITES। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। तो ये क्या है भाई, ये CITES है क्या? तो इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी, या ये भी कह लो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। एंडेंजर्ड का मतलब है कि जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है या एक्सटिंक्ट होने के कैटेगरी पे है, उसके बारे में आगे देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब हम पढ़ेंगे। तो it entered into force in 1975। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973 बट इट केम इनटू फोर्स, लेकिन यह प्रभाव में 1975 में आया। तो क्या मेन इसका है? तो मेन एम ऑफ द CITES इज टू एंश्योर कंट्रोल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑफ लिस्टेड एंड लीगली प्रोटेक्टेड स्पीशीज। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि हो रहा है, चाहे इनके सिंग का हो, चाहे इनके स्किन का हो, या किसी तरह किसी भी बॉडी पार्ट्स का हो, चाहे वो प्लांट या एनिमल हो जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, तो इलीगल ट्रेड ना हो, वो बिल्कुल लीगल हो। और उसको रेगुलेट करने के लिए मेन ये संस्था उसी पे काम करती है। अब एक और बात करते हैं हम जो कि हमारे इंडिया में क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पॉलिसी है, तो ये है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो दिस प्लान मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 2008। तो इस प्लान का क्या उद्देश्य क्या था? तो इस प्लान का मेन उद्देश्य जो था, भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावों से निपटने के लिए रणनीतियों का आकलन करना और विकास करना है। इसमें से प्रत्येक मिशन, मतलब इसमें टोटल 8 मिशन है, अभी हम बात करते हैं। तो प्रत्येक मिशन जो है वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
बहुदीर्घकालिक, काफी लंबे समय लॉन्ग टर्म प्लान है ये, और रणनीति है। तो उसके बारे में ये है, तो वो क्या क्या रणनीति और क्या क्या प्लान है, और इसके अंदर जो 8 मिशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट मिशन है, जिनको सस्टेनेबल वे में चला करके और हम क्लाइमेट चेंज के दुर्गामी या दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें? तो 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आर: द फर्स्ट मिशन नेशनल सोलर मिशन, तो सौर ऊर्जा से संबंधित सौर मिशन है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस से बहुत बाहर हो जाएगा, तो इसमें बस इतना ही समझना है कि सौर ऊर्जा से संबंधित ये है। जैसे देखो यहाँ भी तो स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, सोलर सेल है, तो ये सब सोलर पैनल लगा करके, और हम इसमें किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल को नहीं जला करके सिर्फ सोलर लाइट से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, अब इस तरह के बल्ब का, जो एलईडी बल्ब है, का यूज करके हम ऊर्जा को बचाते हैं। पहले जो बल्ब आता था वो 60 वाट का होता था, या 100 वाट का होता था, या 60 वाट का होता था एक बल्ब। अब यही एलईडी बल्ब जो है, या सीएफएल जो है, वो 5 वाट टू 15 वाट के बीच में ही काफ़ी लाइट इससे आ जाता है। तो इस तरह से एनर्जी की सेविंग कर रही है। तो मेन इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मेन सस्टेनेबल हैबिट, नेशनल वाटर मिशन, इसमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड काम करना है कि किस तरह से वाटर को कंजर्व किया जाए, वाटर का यूज जुडिशियस हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, एंड सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ऑल आर द नेशनल मिशन। तो you have to add just before the name national mission for sustaining the Himalayan ecosystem. Next is national mission for green India, everywhere it is green. एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऐसा हो कि जिससे ना सॉइल को हार्म हो, ना तो प्लांट्स जो ग्रो हो रहा है, या तो कम से कम उसमें जो है वाटर का भी यूज, या जितना भी तरह का पेस्टिसाइड्स वगैरह का ना के बराबर यूज करें, ऑर्गेनिक वे में करें। तो इन सब से रिलेटेड, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 8th मिशन है, वो इन सबको इंटीग्रेट करके नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल, या नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज फॉर द रिसर्च पर्पस। तो सबके बारे में इकट्ठा एक रिसर्च करना, या इंस्टीट्यूशन बनाना, उससे रिलेटेड जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट होगा, इश्यूज है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब है मिशन जो कि आता है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो यही 8 मिशन है जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसके अंतर्गत है।